हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आरआरसी ग्रुप डी के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये मेरा 22 सितंबर 2018 का और ये सेकंड शिफ्ट का होगा और ये मेरा सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर लिए हैं और जो लोग भी ग्रुप डी या NTPC CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। यह एक सीरीज़ चलाया जा रहा है। जब तक ग्रुप डी और NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक ये सीरीज़ चलता रहेगा, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला नंबर सवाल से। और ये सिर्फ खाली प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग एक बार सिलेबस पूरे कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो ये सिर्फ खाली प्रैक्टिस करना है कि कम समय में कैसे सवालों को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज को पहला नंबर सवाल। तो फ्रेंड्स, आज ये रहा आज का पहला नंबर सवाल। तो इसे सॉल्व कीजिए। देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि 3 cos² x -2 sin² x बराबर -0.75 है। तो हमको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू जो कि थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि थीटा जो है मेरे पास क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। थीटा मेरे पास 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर से हम देखें तो ये अपने पास क्या है, 3 cos² में और ये sin² में। तो ये sin² को cos² में चेंज करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, ये 3 का 3 cos² रहेगा ही, 3 cos²x। और ये माइनस का 2 बाहर कर लेंगे तो ये साइन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का cos²x बराबर कितना है, माइनस माइनस का 0.75 है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, ये 3 cos²x, आइए माइनस का 2 से माइनस का इससे गुना होगा cos² से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना आ जाएगा, 5 cos², 5 cos²x माइनस का 2 बराबर कितना है, माइनस का 0.75। अगर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 5 cos² बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 इस साइड आ जाएगा और ये माइनस का 0.75 रहेगा। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 5 से क्या आ रहा है, 5 cos² बराबर 2 में से इतना घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 1.25। तो अगर हम 5 से यहाँ के काटे तो 5 से ये कितना बार में कट रहा है, 0.25 से 25 बार में 0.25। तो cos² बराबर क्या आ गया, 0.25। तो ये दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं नीचे 100, यानी कि 25 से कहीं 25, 25 चौका 100, यानी कि cos² बराबर कितना आ गया, 1/4। तो cos², तो यहाँ से cos बराबर क्या आ जाएगा, cos x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 से, तो रूट चढ़ जाएगा इस पे तो 1/2 आ जाएगा। तो cos x बराबर 1/2, तो यानी कि cos 60 डिग्री, यानी कि x के जगह 60 डिग्री 60 डिग्री रखेंगे तो क्या होता है cos 60 1/2। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो कि मेरे x निकालना है था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल में क्या बोला है कि 4/5 और 5/12 का भिन्न क्या होगा, यानी कि भिन्न जो पूछा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये अलग है, ये अलग है, तो इसको तिरछा गुना करके ऐड कर लेंगे। तो ये 12 को 4 से करेंगे तो 12 को 4 से कितना 48, और फिर 5 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इक्वल टू 12/12 60। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 5 13, फिर 4 2 6 1 7, 73 बट्टा कितना 60। तो 73/60 को हम लिख सकते हैं 1.13/60, ये 13 है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो सिर्फ खाली इसे प्रैक्टिस के तौर पे देखना है, रिवीजन के तौर पे, कि कम समय में कैसे सवालों को हल किया जाता है। सिर्फ खाली प्रैक्टिस करना है, यानी कि सिर्फ खाली एक बार देख लेना है कि सवाल चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो देखिए, अगला नंबर सवाल में क्या बोला है कि 250 का 45% कितना के बराबर है। तो 250 का 45% कैसे निकाल लेंगे, ये तो सिंपल है। 250 का 45%, तो 1 0 से 1 0 गया, 5 से काट लेंगे 2 बार में, और 5 से इसको 9 बार में। तब 25 × 9 कितना होता है 225 और बटा 2, यानी कि 225 का आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 112.5। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। चलिए इस सवाल का सबसे पहले पूरा ऑप्शन दिखा देते हैं। तो मेरा आंसर क्या आया है 112.5।
तो फ्रेंड्स ये रहा इस सवालों का ऑप्शन 112.5। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। देखिए अगला नंबर सवाल में क्या है कि 45 और 25 और 35 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए 45 में क्या है, 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, 35 में भी 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। लेकिन 5 कॉमन लेने के बाद 45 में क्या बच गया, 9। और फिर 25 में 5 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, 5। और 35 में 5 कॉमन लेने के बाद क्या बच गया, 7। तो अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो 9 बच्चे कितना आ रहा है, 45 इंटू 7 पंचे 35। तो 45 इंटू 35 करेंगे तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 1575। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। सिर्फ खाली क्वेश्चन का लेवल देखना है, और जो लोग भी ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग तो आराम से ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का और ग्रुप डी का जो ऑफिशियल मैथ का क्वेश्चन है उन दोनों को तो एग्जाम से एक बार पहले ज़रूर अटैम्प्ट कर लेता है कि उन्हें अपने क्वेश्चन का लेवल और अपने आप का लेवल पता चल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या क्या है, ऐसा कौन सा संख्या है जो अपने आप से यानी कि उसका फैक्टर कम से कम 2 से अधिक है, यानी कि कौन सी संख्या है जो भाज्य है। तो देखिए 43 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, 43 73 भी नहीं कट रहा है, उसके बाद 53 भी नहीं कट रहा है, लेकिन 63 क्या है, ये क्या है, 1 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है और 21 से भी कट रहा है, उसके बाद ये 63, यानी कि इतना संख्या से क्या है, डिवाइड होती है। ये अब भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 63। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो अगला नंबर सवाल ये रहा, तो इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। ये भी सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास का है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें इतना का सॉल्व करते हैं, इतना का सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास क्या आ रहा है, ये 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11। ये माइनस में से गया था 11, 11 को हम 33 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। का मतलब क्या होता है, गुना, और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 25, प्लस है माइनस, माइनस का 4। तो 25 तिया 75, माइनस 75 और माइनस 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 79। तो ये टोटल ओवरऑल सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, माइनस का 79। तो माइनस का 79 से हम क्या करेंगे, 111 में डिवाइड कर लेंगे। तो 111 में माइनस का 79 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ऐसा ऑप्शन ये तो किसी से भी कटने वाला नहीं है और ये ऑप्शन में भी नहीं है। तो आई होप कि हमको लग रहा है कि इस सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो इन सवालों को अगर हम कहीं पे अंकों में चेंज करते हैं तब ये क्या आता है, -3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कुछ ऐसा सवाल भी होता है जो आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि परेशानी करेगा, बाद में क्या करता है ऐसे सवाल को इग्नोर कर देता है। लेकिन चलिए इसको में कहीं मिस्टेक है उसको हम सुधार करके देखते हैं। देखिए अगर 111 है यहाँ और यहाँ पे 33 की जगह अगर हम -88 कर देते हैं, 33 की जगह अगर हम -88 कर देते हैं, उसके बाद इसमें इससे भाग करते हैं तो ये कितना आता है, माइनस का कितना आएगा, ये भाग यहाँ पे क्या होगा, भागा 11। और का मतलब यहाँ पे का को हटा देते हैं, का को हटाने के बाद यहाँ पे सिर्फ खाली क्या करते हैं, माइनस का 25 कर लेते हैं और फिर माइनस का 4। अगर इतना को हम सॉल्व करते हैं उसके बाद इसमें 111 से 111 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 8 88 माइनस का 8। तो ये माइनस का 8 और माइनस का 25 और माइनस का 4, तो 25 8 कितना आ गया, 33, और 33 और 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 37। तो ये टोटल ओवरऑल ये अपने पास क्या आ रहा है, माइनस का 37 कब आ रहा है, जबकि हम यहाँ 33 की जगह क्या रखे हैं, माइनस का 88। यानी कि यहाँ पे 33 की जगह क्या रखे हैं, माइनस का 88, और यहाँ पे का को हटा दिए हैं, का को हटाए हैं, उसके बाद ये कितना आ रहा है, माइनस का 37। अगर हम 111 में -37 से डिवाइड करते हैं तब ये अपने पास क्या आ रहा है, माइनस का 3 आंसर आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो कुछ सवाल ऐसे भी होता है जो एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा परेशानी करता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल में क्या बोला है कि 112 36 का वर्गमूल कितना होगा। तो हम अगर यहाँ गौर से देखें, इसको अगर हम गौर से देखें तो ये 112 जो है ये किसके स्क्वायर के बीच में है, 110 के स्क्वायर, यानी कि सॉरी 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में है, कितना 112। तो ये क्या आ जाएगा, कम वाला हो जाएगा, यानी कि 10 और 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 हो जाएगा 106। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे।
तो ये रहा अगला नंबर सवाल। क्या बोला है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। इससे पहले आप लोग अपने से वीडियो पॉज करके बना के देखें। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु में की मात्रा 147 ग्राम थी तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा कितनी थी। यानी कि कोई भी मिश्र धातु अपने आप में क्या होगा 100% होगा, लेकिन उसमें क्या है 42% चांदी थी। यानी कि 42% क्या है चांदी है। तो 42% मिश्र धातु में इतना ग्राम चांदी है, यानी कि 42% का वैल्यू कितना दे दिया है 147। तो अगर हम यहाँ से 1% का निकालेंगे तो 7 से 6 बार में, 7 से 2 1 21 बार में, फिर 3 से, तो 3 से 2 बार में या 3 से 7 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ रहा है 7/2। यानी कि इसको कह सकते हैं 3.5 ग्राम, यानी कि 3.5 ग्राम 1% का वैल्यू। तो अब हमसे क्या पूछा, तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व, तो दूसरे तत्व क्या है, अगर 100% में एक तत्व 42 है तो दूसरे क्या आएगा 54% होगा, सॉरी दूसरे 58%, यानी कि 100 माइनस 42 कर लेंगे तो दूसरे कितना आ जाएगा 58%। 58% इंटू क्या कर लेंगे 3.5। तो अगर हम सिंपली यहाँ से इसको गुना करें, क्योंकि 1% का वैल्यू हम कितना है तो 58% का निकालना है, तो 58 का कितना आ जाएगा, इसको अगर सिंपली हम गुना कर लें तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 0 उड़ाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10। अब यहाँ हम 5 से काट लेंगे, 5 दूना 10, और 5 से 5 7 35, और 2 से इसको काट लेंगे कितना बार में 29 बार में। तो 29 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 963, 7 दूना 14 और 6 20। तो आई होप कि ये कितना आ गया 203 ग्राम। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दूसरे तत्व में, यानी कि इस मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा कितना है, इस मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा कितना है 203 ग्राम। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। सिर्फ खाली इसे प्रैक्टिस के तौर पे ही देखना है। जो लोग, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आप लोग एक बार कंप्लीट सिलेबस जो है ना पढ़ चुके हैं, सिर्फ खाली प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। तो देखिए इस सवाल को बनाइए। इसमें क्या बोला है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात इतना है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात इतना है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये अपने पास क्या है, ये रेत है, उसके बाद ये रोड़ी है, यानी कि इसका अनुपात है रोड़ी है, और उसके बाद सीमेंट है, ये अपने पास क्या है सीमेंट है। तो ये रेत और रोड़ी का कितना है 17 अनुपात कितना है 9 है, और उसके बाद रोड़ी और सीमेंट का कितना है 6:17 है। तो इसका अनुपात हम टोटल कैसे निकालते हैं, अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, तो ये कितना आ जाएगा रेत रोड़ी और सीमेंट का अनुपात आ जाएगा। तो 17 इंटू 6 करेंगे तो कितना आता है 17 इंटू 6 102, और फिर 9 छक्के कितना आ जाएगा 54, और 17 इंटू 9 कितना आता है 153। तो अब हमसे क्या पूछा है कि रेरी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात, यानी कि रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है, रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है 153, यानी कि 153, 102 अनुपात 153 है। तो 17 से काट लेंगे इसको, तो ये कितना बार में 17 इंटू 6 और 17 इंटू 9, और फिर 3 से 3 इंटू 2 और 3 तिया 9। तो ये अपने पास ओवरऑल अनुपात कितना आ रहा है 2:3। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि पाइप ए और बी सी एक खाली हौद से जुड़े हुए हैं, जबकि पहले दो पाइप को हौद को क्रमशः इतना तथा इतना घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप हौद को भरने के बाद इतना घंटे में खाली कर सकते हैं। हौद इतना भरने पर यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौद को भरने में कितना समय लगेंगे, कितने घंटे का समय इसमें लगेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें 3 पाइप जुड़ा हुआ है हौद में, जो कि ये 2 पाइप है, ये दोनों पाइप क्या करता है पानी भरने का काम करता है, जबकि ये तीसरा पाइप ये इतना घंटे में भरा हुआ हौद को खाली कर देता है। तो इस प्रकार अगर हौद पहले से इतना भरा हो तो सभी तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर कितने घंटे लगेंगे शेष जो बचा हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव। तो ऐसा हम इसमें दशमलव को इग्नोर करके चल सकते हैं। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, ये अपने पास सी है। तो ये कितना में भरता है मान लेते हैं हम 66 में, यानी कि दशमलव को हम हटा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर बी क्या है 165 में, और सी क्या करता है 99 में माइनस करता है, और ये दोनों प्लस कर रहा है। तो हम अगर ये सब का एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस सब का एलसीएम ले लेंगे
तो यहाँ से 11 निकल के आ रहा है, 11 11 फिर 11 तो 15 आ जाएगा, तो फिर 6 3, तो ये ओवरऑल टोटल इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 11 छक 66, फिर 11 छक 66, फिर 11 इंटू 6 इंटू 15 इंटू 2। तो यहाँ पे ओवरऑल हम देख रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 990। आई होप कि इसका एलसीएम आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, 990। तो 66 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बार में, 66 इंटू 15, फिर इतना में कितना से 165 इंटू 6 और फिर 99 इंटू 10। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये अपने पास क्या हो रहा है, ये क्या है कि 1 घंटा में इतना लीटर मान लेते हैं भर लेते हैं, ये टोटल अगर कैपेसिटी है तो ये 1 घंटा में इतना और ये 1 घंटा में इतना, लेकिन ये 1 घंटा में इतना माइनस कर देता है। तो टोटल ओवरऑल 15 6 क्या हो रहा है, भर रहा है, 21 भर रहा है और 10 माइनस हो रहा है। तो यानी कि 1 घंटा में कितना भर रहा है, 15 6 21 में से 10 चला जाएगा तो 11। तो इतना भरने में कितना समय लगेगा, तो इतना बटा 11, तो 11 नमा 99 यानी कि 90। तो अगर हम एक यानी कि टैंक को अब पूरी तरह से भरने में, एक पूरी तरह से भरने में 90 घंटे लगते हैं, लेकिन अभी क्या था कि सब में एक एक अंक के बाद दशमलव था, तो अब हम यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, यहाँ पे हम दशमलव डाल देंगे, यानी कि टैंक अब पूरी तरह से 9 घंटा में क्या है, परिपूर्ण भर रहा है। टैंक पूरी तरह से 9 घंटा में भर जाएंगे। तो अब हमसे क्या पूछा है कि 3/5 भरे रहने पर कितना समय लगेगा, तो एक भाग को भरने में यानी कि एक भाग टैंक को भरने में 9 घंटा लगते हैं। तो 3/5 पहले से भरा हुआ है, 3/5 भरने पर तो शेष भाग क्या बचेगा, 3/5 में से शेष भाग क्या बचेगा, 2/5। यानी कि 2/5 कितना में भरेगा, तो एक भाग भर रहा है 9 में, तो 2/5 कितना में, 9 दूना 18, यानी कि 18/5 में भर देगा 2/5 भाग। हमको शेष भाग 2/5 ही भरना है। तो अब 5 से इसको काट लेंगे, 5 तिया 15 दशमलव 3 5 छक 30, यानी कि कितना 3.6 घंटा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को पॉज करके एक बार और अपने से ट्राई करके या एक बार और दोबारा देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल में क्या बोला है, आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए, वीडियो को रोक के देखिए। इसमें क्या बोला है कि समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी, जिसमें उसने खर्चा चलाना था। हालांकि उसने अपने प्रवास को 6 दिन तक बढ़ाया, नतीजन जब उसका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 120 रुपये कम हो गया। यानी कि शुरू में जितना राशि दिया था उसे में अगर हम 120 रुपये कम भत्ता देते हैं तो वह क्या करता है, औसत भत्ता, तो वह 6 दिन और अधिक चलाता है। 8 दिन के बदले कितना दिन, 14 दिन चला देता है। तो इसमें हम ऐसा मान लेंगे कि माना कि शुरू में कितना था, प्रतिदिन औसत व्यक्ति कितना खर्च करते थे, एक्स प्रतिदिन। हम मान लेंगे कि प्रतिदिन औसत व्यक्ति एक्स रुपये प्रतिदिन खर्च करते थे। क्या है, प्रतिदिन औसत खर्च, एवरेज। तो प्रतिदिन एक्स, तो 8x का कितना आ जाएगा, टोटल एवरेज, ये टोटल खर्च, तो 8x। अब हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हम 120 रुपये कम भत्ता देते हैं, पहले x देते थे, अब अगर 120 रुपये कम देंगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस का 120, तब ये टोटल ओवरऑल कितना दिन चलाता है, 14 दिन। तो इतना बराबर क्या कर लेंगे, 8x। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो अगर हम सिंपली थोड़ा सा गौर से इसको देखें तो ये क्या आ रहा है, 14x, ये इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 14x में से 8x जाएगा तो क्या बचेगा, 6x। और 14x इंटू 12x करेंगे, 14 इंटू 12, तो हम यहाँ से इसको निकाल सकते हैं x बराबर, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ इसको लिख देते हैं। इसको हम यहाँ से सीधे सिंपली लिख सकते हैं, x बराबर कितना, 120 इंटू 14 बटा का 6 से इसको काट लेंगे तो कितना बार में, 20 बार में। तो 20 इंटू 14, 14 दूना 28, ये कितना आ रहा है, 280। यानी कि उसे प्रतिदिन पहले कितना होता था, एक्स के वैल्यू कितना आ गया, 280 रुपया प्रतिदिन औसत खर्च होता था। तो अब क्या था, तो उसे शुरुआती में उसने कितनी राशि, तो शुरुआती में उसने कितनी राशि स्वीकृति की थी, यानी कि कितनी राशि, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं शुरुआती में कितना था, 8x। तो 280 इंटू का 8 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 280 इंटू 8 कर लेंगे तो 0 8 64, 8 दूना 16 और 6 22, यानी कि 2240 रुपये शुरुआती इसका खर्च था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या है,
रोसेल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर 999 में बेचा, यानी कि 26% की हानि पर, तो कोई वस्तु, तो उस वस्तु का लागत, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 100%, तो 100% में से क्या कर रहा है, वो 26% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि 74% का वैल्यू हमको कितना दिया है, 999, तो 1% का कितना आ जाएगा, इतना। तो इसलिए हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, 100% का निकाल लेंगे। और अगर इसे हम 2 से काट रहे हैं तो ये कितना बार में, 3 सत्ते, और 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार में। तो अगर 37 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37 दूना 74 इंटू 37 दूना 74, ये घट के इतना बार में ये कितना 7, यानी कि 37 इंटू 27 करेंगे तो ये पूरा ओवरऑल क्या हो रहा है, 27 बार में कट रहा है। तो 27 इंटू 5 करेंगे तो 0, 7 पंचे 35, 5 दूना 10 और 3 13, ओवरऑल यानी कि 100% का वैल्यू कितना है, 1350 रुपये। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 साल है। तो 7 साल पहले ए की आयु बी का इतना गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि ए की आयु हमसे पूछ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ए और बी की आयु का योग कितना दे दिया, 77 साल। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि ए की वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, तो बी का कितना आ जाएगा, 77 आ माइनस का एक्स, ये बी का आ गया और ये ए का है। तो अब क्या बोला कि 7 साल पहले, तो इसमें 7 साल माइनस कर लेंगे, 7 साल पहले, इसमें भी 7 साल माइनस कर लेंगे, तो ये 7 साल इसमें माइनस कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी का 2.5 गुना है, यानी कि बी का क्या है, 2.5 गुना है, 2.5 है। तो अब सिंपली हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, एक्स माइनस का 7 बराबर 77 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 70, 70 आ जाएगा। 70 इंटू 2.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 175, 70 इंटू 2.5 करेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है, 175, 1 दशमलव है तो 0 हट जाएगा, तो फिर माइनस, फिर ये कितना आ जाएगा, 2.5 को इतना से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.5 एक्स। अब सिंपली हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये एक्स है और ये माइनस का 2.5 एक्स है, तो ये इस साइड आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 और एक्स कितना आ जाएगा, 3.5 एक्स बराबर 175 में 7 जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 75 और 7 कितना आ जाएगा, 182। तो यहाँ से हम सिंपली इसको सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू, तो ये 0 पॉइंट उड़ाएंगे तो एक 0 यहाँ लगा देंगे। अब 5 से इसको काट लेंगे, एक्स बराबर 5 सत्ते 35, 5 से इसको कितना बार में, 7 बार में। अब 5 से इसको, ये दूसरा कलर ले रहे हैं, 5 से इसको कितना बार में काटेंगे, 5 से 3 बार में, 5 से 6 बार में, फिर 2 4 5 चौका 20, यानी कि कितना 364 इंटू 7 है। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7 पंचे कितना आ रहा है, 35, 1 और 7 दूना 14। तो ओवरऑल एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि एक्स की आयु कितना है, 52 वर्ष। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य समय पर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा से ड्राइव करता है तो वरुण 1 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि वरुण की को कितनी दूर के लिए ड्राइव करना था। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि दूरी क्या है, दोनों पक्ष में तो दूरी डिस्टेंस से बराबर ही रहेगा। तो 48 किलोमीटर से जाता है तो ये कितना से जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। लेकिन 48 से जाने पर वह क्या हो रहा है कि 2 मिनट पहले पहुंच जाता है, 48 से जाने पर 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 मिनट बटे या क्या करेंगे 60, और फिर बराबर। उसके बाद क्या है कि यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो वह वरुण 1 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वही दूरी को, अगर वह 42 किलोमीटर से जाता है तो वह 1 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 1 मिनट देरी से पहुंच गया। अब दोनों समय बराबर हो गया था। अब यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे, तो इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड, तो ये क्या आ जाएगा डी, तो ये अपने पास देख रहे हैं डी बटे क्या आ रहा है 42 माइनस डी बटे 48 बराबर क्या आ जाएगा 2 1 कितना आ जाएगा 3/60। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो 42 और 48 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 42 और 48 का कितना आएगा। तो सिंपल हम यहाँ से देख रहे हैं ये कितना आ जाएगा 48 माइनस का 42, तो यहाँ इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा, तो 48 माइनस 42 होगा तो कितना आ रहा है 6, यानी कि 6D बटे कितना आ रहा है 42 इंटू का 48 बराबर कितना 20×60, यानी कि 1/30 दूना 3 से काटेंगे इसको तो कितना बार में 20 बार में, तो 1/20 आ रहा है। तो अब यहाँ से हम सिंपली 6 से इसको काट लेंगे, 6 सत्ते
42 और 4 से काट लेंगे इसको तो 4 पंचे 20 और 4 से इसको 12, तो 12 सत्ते 84/5 आ रहा है। यानी कि डी का वैल्यू कितना आ रहा है 84/5। इसे हटा रहे हैं, डी का वैल्यू कितना आ गया 12 इंटू का 7 यहाँ होगा और बट्टे में कितना डी से ये 5 को मल्टीप्लाई होगा तो 12 और 7 84। यानी कि डी का वैल्यू फाइनल कितना आ रहा है, यानी कि अपने पास डी का फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है 84 और बट्टे का कितना 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 से कितना आ रहा है 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 4.5 यानी कि डी का टोटल उसका डिस्टेंस कितना था 16.8 किलोमीटर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोला है कि सैरिस अब 25 साल का है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सैरिस क्या है, ये अपने पास सैरिस कितना है 25 साल का है, जबकि उसका चचेरा भाई 7 साल का। उसका चचेरा भाई कितना है 7 साल का। तो कितने साल बाद सैरिस की आयु उसके चचेरे भाई की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो ये हम मान लेते हैं कितने साल बाद, तो 1 साल बाद, एक्स साल बाद। ये क्या है कि उसके चचेरे की भाई की आयु के 2.5 गुना हो, तो चचेरे की भाई की आयु का 2.5 गुना हो जाएगा। तब यहाँ से हम सिंपली एक्स का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं, तो अगर यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है 25 प्लस का एक्स बराबर 25 सत्ते कितना आता है 175। 25 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 175। तो अगर 7 पंचे 35, 7 दूना 14 और 3 17, तो 135 और दशमलव का लगा देंगे। अब प्लस का कितना 2.5x। तो अब यहाँ से हम सिंपली देख रहे हैं कि 25 में से हम 13 घटाएंगे, 13.5 तो कितना आ जाएगा 13.5 घटाना है 25 में से, तो ये कितना आ जाएगा 13 इंटू यानी कि 12.5 बराबर कितना आएगा ये 25, यानी कि 2.5 में से 1 घट जाएगा 1x, तो कितना बचेगा 1.5x। तो x यहाँ से दशमलव गया तो 15 से इसको काट लेंगे। तो ये 15 से कितना बार में कटने वाले हैं, कितने साल बाद सैरिस की आयु उसके चचेरे भाई की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, उसके चचेरे भाई की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। तो सिंपली इसमें क्या करना है, तो 1.5 आ रहा है, तो यहाँ पे 1.5 सॉरी 25 इंटू, अगर हम 25 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1.75 ना, एक यानी कि 17.5 आएगा। सॉरी यहाँ पे अगर हम 25 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 100 यानी कि 17.5 आएगा। तो 17.5 में से 25.5 घटाएंगे तो 17 8 25, तो यानी कि कितना आएगा 17 8 25, तो एक फिर आधा और कम हो जाएगा, तो यानी कि 7.5। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है 7.5 1.5, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 7.5, ये अपने पास कितना आ जाएगा 7.5। तो ये आ जाएगा कितना 7.5, तो 7.5 बराबर 1.5x। तो दशमलव से दशमलव गया तो 15 से काट लेंगे, 15 बचे 75, यानी कि x का फाइनल वैल्यू कितना आ गया 5 वर्ष, यानी कि 5 साल बाद उसकी आयु इतना गुनी हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा इतना 2 सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या, जब ये त्रिप्लेट दिख रहा है यानी कि 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है और ये त्रिप्लेट है। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि अपने पास ये एक समकोण त्रिभुज है और ये क्या है 2 है और ये 2√3 है और ये क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो अभी क्या बोला है कि इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसके बाहर जो एक परिवृत्त बनाएंगे, ये जो एक परिवृत्त बनाएंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो ये समकोण त्रिभुज के बाहरी परिवृत्त का व्यास क्या होता है, जो समकोण त्रिभुज का हाइपोटेनस होता है यानी कि कर्ण होता है, तो यही इसका व्यास हो जाता है। तो व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा r बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस ये परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 2 दूना 4 पाई r स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, आप लोग इसे अपने आराम से सॉल्व करके देखिए इसमें क्या आंसर आ रहा है। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि यदि किसी घन की कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन इतना सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो घन की प्रत्येक कोर की मूल लंबाई क्या है। अगर हम मान लें कि घन के प्रत्येक कोर की मूल लंबाई a सेंटीमीटर, तो घन का आयतन क्या होता है a क्यूब।
और एक दूसरा क्या दिया है माइनस का, अगर हम कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ा देते यानी कि दूसरा ए कितना आ जाएगा, a+4 का क्यूब करेंगे तो ये दोनों का अंतर अपने पास क्या आ रहा है, इन दोनों का अंतर 988 सेंटीमीटर क्यों आएगा। अगर आप इसे ए मान के सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू से सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से चलना है, ऐसे सवालों को ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे क्या है कि ए का अगर हम 6 सेंटीमीटर मानते हैं तो 6 का अगर ए का मूल लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा तो इसका आयतन कितना आएगा, 6 का क्यू यानी कि 6 छः 36 छः 216 और 4 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, तो 10 का कितना आ जाएगा 1000। तो 1000 में से 216 घटाएंगे तो 998 आएगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा गलत हो गया। अब इसी तरह हम सी को चेंज करते हैं तो 8 लेंगे तो 8 8 64 8 कितना आएगा, इसका आयतन 512 और 8 में फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 सेंटीमीटर। तो 12 का क्यूब कितना आता है, 12 का क्यूब होता है 1728। तो ये 12 का क्यूब कितना आ गया 1728। तो इतना भी से अगर इतना घटाएंगे तो 900 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी मेरा गलत है, 988 नहीं आने वाला है। देख रहे हैं इकाई का अंक पर पहले क्या हो रहा है, 8 में से 2 गया तो 6 बन रहा है, जो कि यहाँ 8 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेते हैं तो 7 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49 सत्ते कितना आएगा 343, 7 सत्ते 49 49 सत्ते कितना आएगा 49 इंटू 7 9 सत्ते 63 7 चौका 28 6 34। तो ये कितना आएगा 343 आ गया। अब हम अगला क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर में तो ले लिए, तो अब अगला इसमें क्या है 4 सेंटीमीटर बढ़ा जाए तो अगला 4 बढ़ाएंगे तो 7 4 कितना आ जाएगा 11, 11 का स्क्वायर क्यू सॉरी 11 का क्यू कितना आता है 1331, यानी कि 11 11 121 इंटू 11 तो कितना आ जाएगा 1331। अब इसको माइनस करते हैं तो एक एक में से एक हासिल लेंगे, 11 में से 3 गया कितना आ रहा है 8, ये आ रहा है कितना, ये आ गया 8। और उसके बाद फिर ये कितना बच गया 2, फिर 12 12 में से 4 चला जाएगा तो ये कितना बचेगा 8, ये बच जाएगा कितना, अब बच जाएगा 12 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ रहा है 9, यानी कि ये दोनों का आयतन कितना आ रहा है 988 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो कि हमको आयतन 988 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसको पॉज करके अपने से बना के देखिए इसमें क्या आ रहा है आंसर। इसमें क्या बोला कि एक छोटे व्यवसाय से निम्नलिखित व्यय शामिल है, यानी कि क्रय पर 25%, कर्मचारी के वेतन पर 25% और रख रखाव के लिए यदि यह कंपनी कुल इतना रुपये के वेतन का भुगतान करते हैं, यानी कि वेतन के रूप में कितना भुगतान करते हैं 2 3 5 यानी कि 2 लाख रुपया। तो उसका रख रखाव पे खर्च क्या है, यानी कि वेतन पे ये इतना कर रहा है यानी कि 25%। तो वेतन पे ये शुरू में कितना खर्च कर रहा है 25%, तो यानी कि 25% का वैल्यू कितना दे दिया है 2 लाख। 25% का वैल्यू कितना दिया है 2 लाख। तो हमसे क्या पूछा है रख रखाव पे, रख रखाव पे कि ये कितना खर्च करता है 50%। तो हमसे 50% का वैल्यू पूछा है तो ये क्या हो रहा है 25 का डबल हो रहा है, तो यहाँ भी 2 लाख का डबल हो जाएगा कितना 4 लाख। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, आप लोग इसे आराम से पॉज करके बना के देखिए क्या आंसर आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। तो समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि समांतर चतुर्भुज का आधार, यानी कि ये जो एक अपने पास मान लेते हैं ये त्रिभुज है और ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये क्या हो रहा है चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है, आधार का 5वां हिस्सा, यानी कि अगर ये समांतर चतुर्भुज का आधार अगर 5 है तो ये कितना है 1 है सॉरी, ये अगर ये 5 है तो ये क्या है 1 है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो अगर सॉरी आधार त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। तो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे। तो हम यहाँ से देख रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू आधार आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मान लेते हैं h है। और फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार हम क्या मान लेते हैं आधार 5 है और इंटू ऊंचाई मान लेते हैं क्या है h2 है, यानी कि h2 दूसरा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये अगर h से इसको गुना होगा तो h अब h बराबर क्या आ रहा है, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ रहा है 5 दूना 10 h2।
तो ऊंचाई का अनुपात हमसे पूछा, ऊंचाई का अनुपात। तो यहाँ से सिंपली हम अगर देखें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H/H2 बराबर क्या आ जाएगा 10/1, यानी कि अनुपात क्या आ रहा है 10:1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। सबसे पहले इसका आंसर दिखा देते हैं, यानी कि ऑप्शन पूरा। तो फ्रेंड्स ये रहा है इसका ऑप्शन नंबर 10:1। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। आप लोग इसे आराम से सॉल्व कर लीजिए कि इसमें क्या दिया है। इसमें भी सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि बोर्ड मास का रूल लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ बीच में हमको भाग दे दिया, यानी कि सबसे पहले हम इतना का काम करेंगे। तो ये कितना आ रहा है -12 और ये माइनस माइनस प्लस का 4। तो यानी कि -12 और प्लस का 4, यहाँ से कितना आ रहा है -8। यानी कि ओवरऑल यहाँ की पूरा का सॉल्व किए तो कितना आ गया -8। अब यहाँ से इसको देख लेते हैं। तो 19 में से 44 जाएगा तो कितना आएगा 14 में से 9 गया 5 और 3 में से 1 गया 2। तो ये आ रहा है -25 और फिर ये माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस 39। तो 39 और 25 कितना आ जाएगा 9 5 14, 4 2 6 1 7 4, 9 5 14, 3 2 5 1 6, ये कितना आ गया 64। तो अब बीच में क्या था भाग का, तो ये हम बीच में भाग कर लेंगे और -8। तो देख रहे हैं -8 से तो -8 8 64। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। देखिए सिंप्लीफिकेशन का भी ये सवाल है। तो सिंप्लीफिकेशन का टोटल अभी तक मात्र मिला के लग रहा है कितना 2 3, ये 4 सवाल है। यानी कि सिंप्लीफिकेशन से कितना 4 सवाल आ गया था। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए सिंप्लीफिकेशन का। देखिए 4 सवाल आ रहा है एक ही चैप्टर से। तो ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है 4 इंटू -2 करेंगे तब माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 आ जाएगा। फिर 7 -1 कर लेंगे, 7 माइनस का 8 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1। यानी कि 7 इंटू 8 कर 7, ये कितना आ रहा है 4 दूना 8। तो 7 माइनस का 8 कर लेंगे, यानी कि 7 और माइनस का 8 कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है -1। तो -1 से क्या करना है 8 में भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -8। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। ये DI से दे दिया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक फूड चेन कंपनी 2 जोन के पिछले 5 वर्ष के लाभों की तुलना करती हैं। नीचे लाइन चार्ट में इसे दर्शाया गया है। यानी कि इसको थोड़ा अगर हम जूम करके दिखाएं तो ये अपने पास क्या आ रहा है, देखिए ये क्या बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में ये क्या है कि निम्नलिखित में, यानी कि 2011 में ये ए जोन है, ये पहला जोन है रेड कलर वाला और ये दूसरा जोन है। तो क्या बोल रहा है कि 2011 में ए जोन का यानी कि पहले जोन का 2010 में कितना है, यानी कि ये 20% है। और फिर 2011 में फिर इसका कितना है 30% है। फिर ये इसका कितना है, फिर इसका भी 30% है पहले, यानी कि सेकंड जोन वाले को। और पहले जोन वाले का रेड कलर जो कि पहले जोन वाले का 2010 में कितना है, पहले जोन वाले का 2010 में, यानी कि पहले जोन वाले का ये 30 का है, जो कि इसका कितना था 20 ही था। तो हमसे क्या पूछा कि विकल्पों में से कौन सा चार्ट नीचे दी गई सूचना को सर्वश्रेष्ठतम चित्रित करता है, यानी कि सही है। तो यहाँ देखिए पहले विकल्प में क्या है, पिछले 3 वर्षों में जोन 2 में लाभ प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। यानी कि पिछले 3 वर्ष में, तो पिछले 3 वर्ष कौन सा होगा, अगर हम इसको देखें तो पिछले 3 वर्ष में क्या बोल रहा है कि पिछले 3 वर्ष में जोन 2 में लाभ का प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो पिछले 3 वर्ष में लाभ 2 का, तो 2 का बोल रहा है ना, तो 2 तो ये है हमारे पास, 2 तो ये वाले हैं। तो इस पर हम गौर करेंगे। तो इसमें देखिए 2 में लाभ का प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। तो पिछले 2 वर्ष की तुलना में लाभ के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए अगर 2013 में देखिए 2010 में तो ये थोड़ा था 20% तो फिर ये 2011 में आ गया 30% पे। फिर 2012 में क्या रहा, ये 30% पे रहा, 2012 में 30%। और फिर ये 2013 में क्या आ गया बढ़ के कितना आ गया 50। फिर 2014 में क्या आ गया 50 है। फिर 2015 में कितना आ गया 50 है। तो यानी कि लाभ में 2 वर्ष में तो कोई प्रतिशत नहीं आया है, 14-15 में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। तो इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है 3x² माइनस AX प्लस 9 बराबर AX² प्लस 2x प्लस 5 का एक केवल आवृत्तीय हल है। तो एक का धनात्मक पूर्णांक हल होगा, यानी कि एक का धनात्मक पूर्णांक हल कितने निकाले जा सकते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें
तो इसको हम क्या कर रहे हैं, 3x² है तो सबको एक साथ कर लेते हैं, यानी कि ये 3x² माइनस का ax और फिर प्लस का 9 और फिर माइनस का ax² और माइनस का 2x और माइनस का 5 बराबर 0। तो अगर हम ये 3x² में से ax² है तो ये दोनों में अगर कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा कॉमन, x, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 3x और माइनस का क्या बचेगा a, और फिर ये ax माइनस का ax है और ये माइनस का 2x है, तो इसमें अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस का अगर x कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा a और प्लस का कितना 2, और ये क्या बच जाएगा प्लस का 9 में से माइनस का 5 माइनस हो जाएगा तो 9 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा प्लस का कितना 4। तो ओवरऑल इतना बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ए का मान कितना निकलने वाले हैं, ए का मान यहाँ से एक निकलेगा और ए का मान एक यहाँ से निकलेगा, तो धनात्मक पूर्णांकीय हल कितना हो रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से, टोटल कितना 2 हल हो रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है, इतना इतना बट्टा और फिर -1/50 घटाना है। तो ऐसे सवालों को अगर हम एलसीएम लेके बनाने लगेंगे तब तो हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे डिजिट सम अप्लाई करने वाले हैं। यानी कि 9 गया, फिर 8 4 12, तो 12 का डिजिट सम कितना आ रहा है, यानी कि 12 का डिजिट सम कितना आ रहा है 2 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 3। और फिर बट्टे नीचे में कितना है 9 तो गया, तो नीचे कितना आ गया 7, फिर माइनस है 1, 50 का डिजिट सम कितना है 5। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ रहा है 35, 7 पंचे तो 5 तिया 15 और -5 7, तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बच रहा है 8 8। और फिर ये 35 का डिजिट सम कितना आ रहा है 5 3 8, तो ओवरऑल ये कट के कितना आ रहा है 1। यानी कि मेरा ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम जोड़ने पर अगर 1 आएगा तो वही मेरा राइट आंसर होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 2 1 3 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब अगला नंबर देखते हैं। अगर हम अगला नंबर डिजिट सम देखें ऑप्शन का, तो दूसरा में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन का डिजिट सम कितना है 1 है। अगर यहाँ पे हम देखें तो डिजिट सम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे डिजिट सम कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो डिजिट सम हमारे पास ऑप्शन का हिसाब से भी कितना आया, एक ही आया, एक ही ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ये सब तो नहीं आया। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे सवालों को एलसीएम लेके नहीं बनाना है, डिजिट सम से बनाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कितना आ रहा है। वैसे तो एक्स तो 36, तो आंसर तो 36 आएगा ही, आप लोग देख लिए होंगे, लेकिन इसका अपने से एक बार ट्राई करके देखिएगा। प्रैक्टिस करना है तो एक बार अपने से देखिए कोशिश करके कि ये आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए वैसे हम थोड़ा सा हिंट इसमें दे देते हैं। इसमें क्या बोला है कि लगातार समान गति से चलने वाले एक ट्रेन 8 सेकेंड और इतना सेकंड में उसी दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को पार करती हैं। पहला व्यक्ति को इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की चाल क्या है, यानी कि ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। हम मान लेते हैं कि अपने पास ये क्या था कि कोई 2 व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है मान लेते हैं, और ये कोई एक व्यक्ति है। दोनों क्या है, इस समान दिशा में जा रहा है, दोनों इसी दिशा में जा रहा है। जो कि ये कितना से जा रहा है, पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, ये 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी कि ये ज़्यादा स्पीड है, 6 किलो है। तो ये दोनों समान दिशा में जा रहा है। अब क्या बोल रहा है कि उसी दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को पार करती हैं, यानी कि तो गति से चलने वाले एक ट्रेन उसी दिशा में, यानी कि एक ट्रेन जो है ना, ये ट्रेन भी इसी दिशा में चल रहा है, इसी दिशा में ट्रेन चल रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, तो ट्रेन की चाल क्या है, तो इसका चाल x मान लेंगे। तो कोई भी अगर 2 व्यक्ति समान दिशा में जाता है तो उसका अपेक्षिक चाल क्या होता है, दोनों का चाल जुड़ जाता है। तो इसका चाल कितना आ जाएगा 45 प्लस का x। पहले व्यक्ति के लिए ये कितना आ जाएगा 45 प्लस x, और दूसरे के लिए 6 प्लस x। और ये क्या है 8 सेकेंड में, और ये 8.4 सेकेंड में। ये 8 सेकेंड में पार कर रहा है और ये 8.4 सेकेंड में। तो दोनों को यहाँ से क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को बराबर कर लेंगे, दोनों डिस्टेंस बराबर कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ से दोनों डिस्टेंस बराबर करें तो ये अपने पास क्या आ रहा है, तो ये इसका अपेक्षित चाल, यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू का समय। तो ये चाल कितना आ जाएगा 4.5 प्लस का x बराबर का कितना 8 सेकेंड। ये दूरी आ गया पहले व्यक्ति के लिए। फिर दूसरा का कितना आ जाएगा, दूसरा कितना से जा रहा है 6 से, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस का 6
ये कितना सेकेंड में पार करता है, तो 8.4 सेकेंड में। तो ये सेकेंड को अगर घंटा में चेंज करेंगे तो यहाँ नीचे में कितना आएगा, 3600 आएगा, और यहाँ भी नीचे में 3600 आएगा। तो ये 3600 से 3600 कैंसिल होने वाला है, तो इसको नहीं लिखना है। तो अब यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर एक्स का मान निकाल के देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए, अपने लोग पूरा टोटल 100 सवाल देख लिए हैं। तो अब मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये कंटिन्यू जारी रहे, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखा जाए, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, नहीं कुछ तो कम से कम लाइक कीजिए, ताकि हमको वीडियो बनाने में उत्साहित मिले और हम ये कंटिन्यू रखें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और एक बात और, कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसे हम जो भी अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और जितने भी लोग ग्रुप डी यानी कि ग्रुप डी और NTPC CBT 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग तो एक बार, कम से कम एक बार तो ग्रुप डी का और NTPC CBT 1 का ऑफिशियल क्वेश्चन को एक बार ज़रूर से अटैम्प्ट कर लीजिए, ताकि उसे अपने क्वेश्चन का लेवल और अपने आप का लेवल का पता चल सके। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।